हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे नया टॉपिक ज्वालामुखी, ज्वालामुखीयता जिसे हम जानते हैं वोल्केनो या वोल्केनोसिटी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ज्वालामुखी क्या है, किस प्रकार इसकी प्रक्रिया से ये उत्पन्न होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की जो आभ्यंतरिक अस्थिरता के कारण पृथ्वी की सतह पर अनेक घटनाएं घटित होती हैं। ये घटनाएं सृजनात्मक और विनाशात्मक यानी रचनात्मक कुछ घटनाएं होती हैं जिससे हमें कुछ सकारात्मक रचना देखने को मिलता है, कुछ विनाशात्मक घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पे हमें बहुत सारे विनाश भी देखने को मिलता है। तो ये है कि ज्वालामुखी जो क्रिया है यह एक अल्प अवधि वाली विनाशात्मक घटना है, साथ ही इसका सृजनात्मक स्वरूप भी महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया या ज्वालामुखीयता आदि को प्रायः समान अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया क्या है या फिर ज्वालामुखीयता, ये सब इसके एक दूसरे के समानार्थी शब्द कह सकते हैं। आगे देखते हैं। यह है कि ज्वालामुखीयता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूगर्भ में मैग्मा की उत्पत्ति तथा उसका भूगर्भ की विभिन्न परतों से होते हुए पृथ्वी की सतह पर प्रकट होना सम्मिलित है। यानी जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के अपर मेंटल में जितना भी मैग्मा जो संचित रहता है या फिर समय अनुसार वो बनता रहता है, उसमें दबाव जब कम होता है तो फिर विस्फोट के साथ वो हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी पे आ जाता है। जब ज्वालामुखीयता की क्रिया तीव्र रहती है तब गर्म लावा तथा अन्य पदार्थ पृथ्वी के अभ्यंतर से सतह पर प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जब क्रिया मंद होती है तो सतह के नीचे ही जमकर अभ्यंतरिक स्थलाकृतियों का विकास करते हैं। ये मैग्मा जब ऊपर आके पृथ्वी की सतह पे ये विसरित होता है तो उस पे हमें मैग्मा से लावा के मैदान देखने को मिलते हैं या फिर अन्य आकृतियां देखने को मिलती है। लेकिन उस लावा में उतना तापमान या फिर उतना दबाव न होने की वजह से वो क्या होता है कि वो आंतरिक परतों में ही जमा हो जाता है, तो उससे हमें अंदर ही अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इस प्रकार ज्वालामुखीयता के अंतर्गत होने वाली अभ्यंतरिक क्रिया के द्वारा आभ्यंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृतियों का एवं बाह्य क्रिया के द्वारा बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृतियों का विकास होता है। आगे देखते हैं ज्वालामुखीयता के कारण। ज्वालामुखीयता के कारण पूछ रहा है, दिया है इसमें, ये दिया है कि तापमान की अधिकता व दाब में कमी और जल की मात्रा में वृद्धि। जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया हमारा पृथ्वी का ये ऊपरी परत हो गया, भूपर्पटी मान लीजिए कि ये हो गया, और ये हो गया हमारा अपर मेंटल, इसे मान लीजिए ये हो गया कोर, और ये मेंटल का जो है ऊपरी भाग है। तो हमें जो मैग्मा का जो संचय होता है या मैग्मा का जो निर्माण होता है वे इसी भाग में होता है, इसी भाग में मैग्मा का निर्माण होता है। और जैसे कहीं से यदि परत यदि पतली पड़ी या फिर वहां पे दबाव कम हुआ या फिर यहाँ पे इस मेंटल में हमें कहीं अधिक मैग्मा का बहुत अधिक मात्रा में संचय हो रहा है, धीरे 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 संचय होता है, और फिर इसमें जब दबाव पड़ता है तो और ऊपर से कहीं प्लेटों का यदि विसरण यहाँ से हो रहा है, थोड़ा सा जगह इनको मिलता है, तो यहाँ से फिर यही मैग्मा विस्फोट के साथ एक तेज गति से और विस्फोट के साथ ही बाहर निकल के हमें दिखाई पड़ता है भूपर्पटी पे आके। फिर यही जब भूपर्पटी पे आता है तो भूपर्पटी पे आकर इसे बाह्य हमें स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। या फिर और कहीं मैग्मा का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे इसमें तापमान या दबाव उतना नहीं है, तो ये जो मैग्मा है क्या होता है कि इसके माध्यम से अपर मेंटल से निकलकर और ये जो भूपर्पटी है हमारा, ये हम कह सकते हैं जो क्रस्ट है, इसके ही भागों में अंदर ही दरारों के माध्यम से या फिर इसमें जहाँ इसे स्पेस मिलता है इसमें जाके फिर जमा हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हमें आंतरिक या अभ्यंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है इसी मैग्मा के जमाव द्वारा। यही मैग्मा जब बाहर विस्फोट से बाहर निकल के जब हमारे क्रस्ट पे फैल जाता है, तो जब क्रस्ट पे इसका रूप, इसी को हम लावा के नाम से जानते हैं। अंदर इसे कहते हैं मैग्मा। वो जब बाहर ये निकलता है तो इसे हम यहाँ लावा के नाम से पहचानते हैं। ये जो यहाँ पे जल की मात्रा में वृद्धि दिया है, तो
तो जैसे हमारे क्रस्ट से यदि कहीं से संचरित होके या रिस के जो जल है इस मेंटल वाले पार्ट में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जल आ जाता है तो जल से वहाँ पे वो गर्म हो गया और जलवाष्प की उत्पत्ति होती है। जलवाष्प जो होता है, जो भाप होता है, वो और तेज गति से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे उसका तापमान बढ़ेगा और उसमें गैसें बनेंगी, तो फिर गैसें हमारे मेंटल से क्रस्ट को तोड़ के बाहर निकलने का प्रयास करेंगी। तो यही बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। तो यदि जल की मात्रा कहीं पे बहुत अधिक है जिस स्थान पे, तो यदि जल की मात्रा बहुत अधिक वहाँ पे रिस के पहुँच चुका है, तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि और तेज गति से जलवाष्प बनेगा। फिर उसमें गैसें, बहुत सारी गैसों का निर्माण होगा। उससे फिर वहाँ का जो मैग्मा रहता है उसको तेज गति से फिर ऊपर लेके वही जलवाष्प, गैसें, इन सारे के साथ है वो फिर बहुत तेजी के साथ, विस्फोट के साथ हमारे भूपर्पटी पे निकल के आता है। इसलिए जल की मात्रा में वृद्धि एक और ज्वालामुखी विस्फोट को और या बढ़ावा देता है या फिर उसमें और सहयोग देता है। आगे देखते हैं। ये दिया है कि ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ, यानी ज्वालामुखी से कौन-कौन से पदार्थ निकलते हैं बाहर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो मटेरियल्स इजेक्टेड बाय वोल्केनोज। देख लेते हैं। ज्वालामुखीता के समय कई प्रकार के पदार्थों का उद्गार होता है, जिनमें गैसें, जलवाष्प, विखंडित पदार्थ तथा तप्त लावा महत्वपूर्ण है। जब इन गैसों में से जलवाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, देखिए ये जो सारी गैसें होती है इसमें सर्वाधिक प्रतिशतता जो होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की, उसमें ये सबसे मुख्य फैक्ट है कि जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक उसमें जलवाष्प ही निकलता है, जो भौम जलीय एवं मैग्मा जनित वाष्प के रूप में होती है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आदि भी गैसें, ये सारी गैसें उसके साथ निकलती हैं। भाप का जो प्रतिशत है इसमें 60 से 90% तक होता है। माने जलवाष्प जो होता है सर्वाधिक मात्रा इसकी होती है 60 से और 90% के बीच में होता है। आगे देखते हैं। आगे है कि गैसों के साथ साथ बारीक धूल के कण से लेकर चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े बाहर निकलते हैं और काफी ऊंचाई तक गैसों द्वारा फेंक दिए जाते हैं। ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। यानी ज्वालामुखी से जो भी पदार्थ निकलते हैं इन्हें हम संयुक्त रूप से पायरोक्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये शब्दावली महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सबसे बारीक धूल कणों को इसमें ज्वालामुखी धूल कहते हैं। लगभग 2 mm यानी 2 मिलीमीटर आकार वाले पदार्थों को ज्वालामुखी राख कहते हैं। यानी राख का आकार थोड़ा धूल से जो होता है, ज्वालामुखी धूल से ज्वालामुखी राख का आकार बड़ा होता है। मटर के दाने के आकार वाले जो खंड होते हैं इसे क्या कहते हैं? लैपिली। जो मटर के आकार वाले हैं इसे हम लैपिली के नाम से जानते हैं। 6 सेमी से उससे बड़े आकार वाले खंडों को ज्वालामुखी बम के नाम से जानते हैं। ये भी शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। ये लैपिली देखिए, और ये होता है जो 6 सेंटीमीटर लगभग जिनका आकार होता है वो ज्वालामुखी बम कहलाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब गर्म पदार्थ बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। जो मैग्मा होता है अंदर से गर्म होता है, जैसे आके पृथ्वी बाहर निकलता है, फिर ठंडा होता है, ठोस होता है, फिर वो उससे लावा का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। देखिए, लावा को सिलिका की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अम्लीय लावा और एक होता है पैठिक लावा। जो अम्लीय लावा होता है ना, इसमें 65% से अधिक सिलिका की मात्रा होती है। यानी सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है अम्लीय लावा में, 65% से अधिक होती है। और इसका रंग पीला, भार में यह हल्का होता है तथा यह ऊंचे ताप पर पिघलता है। यानी जब तापमान बहुत उच्च होगा तभी जाके ये लावा पिघलता है। इस वजह से इससे जो ज्वालामुखी का निर्माण होता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो वो जो ज्वालामुखी काफी शंकु आकार का मिलता है, काफी नुकीला आकार का मिलता है, क्योंकि ये जो लावा होता है मोटा होता है। मोटा होने की वजह से ये क्या होता है कि ऊपर से जमना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये काफी, इस प्रकार से जो ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, काफी ढालूदार होती हैं। पैठिक लावा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें 45 से 55% तक सिलिका होता है। इसे क्षारीय लावा भी कहते हैं। ये हो गया अम्लीय लावा जिसमें 65% से अधिक सिलिका होती है, उसे अम्लीय लावा। और जिसमें 45% से 55% तक के बीच में
उपलब्ध होती है सिलिका, उसे हम कहते हैं क्षारीय लावा। इसका रंग गहरा मैफिक तथा काला एवं भार अधिक होता है, जो कम ताप पर भी पिघल जाता है। ये जो लावा होता है ये कम तापमान पे भी पिघल जाता है और ये जो होता है पतला होता है। तो ये कम तापमान पे पिघलने की वजह से इससे जब ये ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा बाहर आता है तो इससे जो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं तो इनका आकार जो होता है काफी छिछला होता है या फैला हुआ होता है, उतना ढाल इसमें नहीं होता, इसका ढाल कम होता है। और जो ये वाला लावा हो गया आपका अम्लीय लावा, इसका ढाल काफी शंकु के आकार का होता है, काफी ढालूदार होता है। इसलिए इस प्रकार क्योंकि ये पतला होता है तो फिर ये बहुत बहकर या गति करके ये बहुत दूर तक जाके फैलता है, इसलिए इसका ढाल इसमें कम देखने को मिलता है। और जो ये वाला हो गया अम्लीय लावा, इसका ढाल इसलिए हमें अधिक देखने को मिलता है क्योंकि मोटा होता है, तो जैसे ही ऊपर से विस्फोट होता है ये यहीं से जमना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसका ढाल बहुत हमें अधिक देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, इसमें दिया है कि ज्वालामुखी उद्गार की अवधि के आधार पर वर्गीकरण। देखिए ज्वालामुखी हम 3 भागों में देखते हैं वर्गीकृत करके। एक होता है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनोज, यानी जिन ज्वालामुखियों में हमेशा लावा, गैस, ठोस पदार्थ व तरल मैग्मा निकलता रहता है उन्हें सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व में करीब 500 ज्वालामुखी जागृत अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखियों में देखिए इटली का जो है एटना तथा लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली जो है प्रमुख है। ये जो है लिपारी और द्वीप का स्ट्रोम्बोली व इटली का एटना, ये जो है जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण है, कह सकते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो स्ट्रोम्बोली है ज्वालामुखी ये भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप में स्थित है, जिसमें लगातार आग के लपटों के समान दिखने वाली विभिन्न गैसें निकलती रहती हैं। परिणाम स्वरूप आसपास का क्षेत्र जो है हमेशा प्रकाशमान रहता है, जिस कारण इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से याद रखिएगा कि जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसे हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, और ये जो है भूमध्य सागर में स्थित है एक लिपारी द्वीप पे। आगे देखते हैं, एक होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। जो मृत या शांत ज्वालामुखी से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल शांत हो चुका होता है, एक बार विस्फोट होने के बाद बहुत लंबे समय तक बिल्कुल शांत रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है इसमें, कुछ भी इससे निकलता नहीं है, इसलिए इसे शांत ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतया शांत हो जाता है और उसके पुनः प्रकट होने की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है, ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। ईरान का जो कोह सुल्तान है, ईरान में जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं कोह सुल्तान व दामावंद, जो दामावंद और कोह सुल्तान है ये दोनों ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। और जो म्यांमार का माउंट पोपा है ये भी इसी का उदाहरण है शांत ज्वालामुखी का। आगे देखते हैं, जो तीसरा प्रकार है ये है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी जो है ये है कि कुछ ज्वालामुखी उद्गार के बाद लंबे समय तक शांत हो जाते हैं और फिर उनमें उद्गार के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, परंतु ये कभी भी उद्भवित हो सकते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों के उद्गार के समय तथा स्वभाव के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है, इसलिए इनके बारे में निश्चित रूप से अधिक नहीं कहा जा सकता है कि इनका विस्फोट कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन जो सुषुप्त ज्वालामुखी है सर्वाधिक हानिकारक या सर्वाधिक कह सकते हैं कि सर्वाधिक हमें विनाश देखने को मिलता है सुषुप्त ज्वालामुखी से, क्योंकि इसका अचानक कब विस्फोट हो जाए कुछ पता नहीं रहता है। तो धीरे धीरे लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे बहुत उसके आसपास लोग अपना आवास बना लेते हैं या कोई भी क्रियाविधि एक्टिविटी करने लगते हैं, इस वजह से फिर कालांतर में जाते जाते वो क्या होता है कि अचानक उसका विस्फोट होता है, फिर बहुत सारे विनाश देखने को मिलता है। इसलिए सबसे खतरनाक मानी जाती है सुषुप्त ज्वालामुखी। इटली का जो वेसुवियस तथा इंडोनेशिया क्राकाटोआ ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी के इसी सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है जो अभी शांत है और इनमें कब विस्फोट हो कुछ पता नहीं है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।